आपको लेक्चर नंबर 3 और इस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो है। हमारा चैप्टर है सेकंड, सिविक्स स्टैंडर्ड 7, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज। स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर में मुख्य रूप से डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे थे और डेमोक्रेटिक सिस्टम में, दुनिया के जिन भी देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां पर पॉलिटिकल पार्टी जरूर होगी और दुनिया के हर देश में जहां पर भी लोकतांत्रिक प्रणाली होती है वहां पर पॉलिटिकल पार्टी जरूर होता है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कहा जाता है इट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ इसको माना गया है, चौथा पिलर माना गया है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल है वो डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बेहतर से बेहतर तरीके से बताया जा सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आवर टॉपिक इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब हिंदी में होता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टीज है वह दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन सभी देशों में है और हमारे देश में इस चैप्टर में हम लोग इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं, हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मैं आपको बताऊं, दुनिया के अलग अलग देशों में, मैंने पहले भी कहा, अलग अलग तरीके से चुनाव होता है। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। बहुत सारे ऐसे देश जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहां पर 2 पार्टी सिस्टम है, मतलब वहां पर केवल 2 ही पार्टी चुनाव लड़ती है। और आपको हिंदुस्तान के बारे में पता है, जब हमारे देश में इलेक्शन आता है तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में लड़ती है, अपने कैंडिडेट को इलेक्शन फाइट करवाती है और उन कैंडिडेट में से किसी एक को हमको मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। इट मींस इन इंडिया हियर इज मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उन पॉलिटिकल पार्टीज को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2। सबसे पहले होता है नेशनल और दूसरा होता है स्टेट, जिसको हम लोग रीजनल पार्टी के नाम से भी जानते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का मतलब हो गया राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। और दूसरा है स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी का मतलब क्या होता है? जो क्षेत्रीय दल होता है, वह दल जो केवल राज्य स्तर तक सीमित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। मैं आपको बताऊं, हमारे देश में अभी वर्तमान परिस्थिति में 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का कोई नंबर सीमित नहीं है। अभी वर्तमान समय में जो है 21 से ज्यादा ऐसे पार्टीज हैं जिनका चुनाव आयोग में नॉमिनेशन हो चुका है लेकिन सिंबल नहीं मिला। तो इस तरह से स्टेट पार्टीज की संख्या लगातार बढ़ती घटती रहती है। हालांकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या भी जरूर घटती बढ़ती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, जिसको हम लोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं, दूसरा स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। तो अभी वर्तमान परिस्थिति में हमारे देश में 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है। इसमें से बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, टीएमसी, ऐसे बहुत सारे दल हैं जिसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा प्राप्त है। ठीक उसी तरह से जब आप स्टेट पार्टी की बात करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में जो पार्टी है जैसे आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी, इसी तरह से अगर नेशनल के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बीजेपी, क्योंकि अभी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी यही है। उसके बाद आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, इस तरह से अनेक पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा प्राप्त है। तो हमें अब यह समझना है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम है। तो दोनों का काम एक ही है, दोनों ही राजनीतिक दल है, दोनों ही तरह के जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है या जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है, दोनों अलग अलग चुनाव में, इलेक्शन में जाकर के अपने कैंडिडेट को खड़ी करती है और वह चुनाव लड़ता है।
के नाम से एक पार्टी बनाई है। ठीक उसी तरह से अब हम लोग स्टेट के बारे में बात करेंगे। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस पार्टी की सरकार है, बीजेपी के साथ अलायंस में, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी जिनके संस्थापक रामविलास पासवान है, लेकिन वर्तमान समय में इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज दो तरह के होते हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, चुनाव में तरह तरह से जो है अलग-अलग प्रकार के चुनाव में भाग लेती है और जनता उसे मत देती है। मैं आपको अब बताऊंगा, तो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज दो प्रकार के होते हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। दोनों ही पार्टीज होने वाले अलग-अलग चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सभी चुनाव में जाकर के वो भाग लेती है, अपने कैंडिडेट को इलेक्शन में उतारती है और हम लोग उसे वोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अब समझ लिया होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज दो तरह के होते हैं और हमारे देश में अलग-अलग जो राज्य हैं, सभी राज्यों में वहां पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसको हम लोग स्टेट पार्टीज के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं रोल ऑफ ऑपोजिशन। रोल ऑफ ऑपोजिशन के बारे में समझने से पहले मैं आपको गवर्नमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। आपको पता है हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, चुनाव होती है, अनेकों पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है। उस चुनाव में जिस पार्टी को ज्यादा सीट मिलता है, यानी जो बहुमत के आंकड़े को छूती है, उसकी सरकार बनती है। मैं आपको उदाहरण के जरिए से बताता हूं, जैसे कि आपको मैंने पहले कहा हमारे देश में तीन तरह के गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में 543 लोकसभा सीट्स है। जब इन लोकसभा सीट्स पे चुनाव होता है, इन चुनाव में अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज भाग लेती है और वो जब भाग लेती है, सभी पार्टी को बराबर सीट नहीं मिलता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अलग-अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मान लीजिए यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, ये तरह-तरह की अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती है। मान लीजिए बीजेपी को यहाँ पर 212 सीट आया, ठीक उसी तरह से कांग्रेस को 100 सीट आया, अन्य पार्टी को इस तरह से 543 में आप डिवाइड कर लीजिए और सीट्स को डिवाइड कर लीजिए। क्या होता है कि सबको अलग-अलग सीट आता है। ऐसे सिचुएशन सरकार कौन बनाएगा, इसके लिए हमारे संविधान में नियम बना हुआ है। 543 इसका आधा से ज्यादा, यानी 272, जो पार्टी 272 का आंकड़ा को छूएगी उसकी सरकार बन जाएगी। अगर सपोज कीजिए कि किसी भी पार्टी को 272 का आंकड़ा नहीं हुआ, यानी 272 एमपीज नहीं हुआ, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। इससे पहले कि रोल ऑफ ऑपोजिशन के बारे में बताए, मैं आपको कोalition गवर्नमेंट के बारे में बता रहा हूं। इसके बाद फिर ऑपोजिशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का बनना और कोalition गवर्नमेंट ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, इसलिए मैं इसके बारे में पहले बात कर रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि 543 सीट्स पे चुनाव हुआ, किसी पार्टी को 272 सीट्स हासिल नहीं हुआ, जैसा कि पिछले 30 साल से हमारे देश में हो रहा था। 2014 से पहले, आई मीन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 30 इयर्स तक हमारे देश में जो चुनाव हुआ, उन चुनाव में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी, आई मीन 272 सीट्स प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे सिचुएशन में हमारे देश में गवर्नमेंट बनी, कई वर्षों तक चली। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास फुल मेजॉरिटी नहीं थी। 272 एमपी उनका खुद का, उनके पार्टी का नहीं था। ऐसे सिचुएशन में जब किसी एक पार्टी को 272 का आंकड़ा प्राप्त नहीं होता है, 272 एमपी प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके आपस में एक फ्रंट बनाती है और उन 272 के आंकड़े को छूती है या उसको पार करती है और वो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज को मिला करके एक गवर्नमेंट बनाती है, जिसको हम लोग कोalition गवर्नमेंट या क्या कहते हैं, अलायंस गवर्नमेंट भी कहते हैं, गठबंधन की सरकार भी कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, इस गठबंधन के लिहाज से हमारे देश में जो अलग-अलग नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है, ये दो भागों में बटी हुई है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो न लेफ्ट है न राइट है, वो सेंटर में है, लेकिन मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी दो भागों में बटी हुई है, जिसको हम लोग एनडीए और यूपीए के नाम से जानते हैं। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए का मतलब होता है यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। यूपीए की जो चेयरपर्सन है वो सोनिया गांधी है और एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिनके चेयरपर्सन अभी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो जिनकी अभी सरकार है। हालांकि बीजेपी के पास खुद का बहुमत है, लेकिन उसमें एनडीए के बहुत सारे दल शामिल हैं और 272 से कई ज्यादा आंकड़ा इनके पास अवेलेबल है। लेकिन मैं बात कर रहा था ऐसे सिचुएशन
गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। और 2004 से लेकर के 2014 तक इन 10 साल में हमारे देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। उस दौरान कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के साथ बसपा, सपा, एनसीपी अनेकों राजनीतिक दल जो है एक साथ गठबंधन की सरकार चलाई। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे देश में समय समय पर कोalition गवर्नमेंट का भी बोलबाला रहा है और वर्तमान परिदृश्य में अनेक राज्यों में भी कोalition गवर्नमेंट की सरकार है। जैसे आप बिहार को ही ले लो, बिहार में भी जो है किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है। जैसे बिहार के विधानसभा के बारे में आपको बताऊं, 243 असेंबली सीट्स है। यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 122 एमएलए की आवश्यकता है और किसी भी पार्टी के पास 422 एमएलए नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल, जिनके पास 80 एमएलए है, लेकिन यहाँ पर सरकार किसकी है? जदयू की और भाजपा की है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों मिलकर के जो है वो 122 के आंकड़ा को पार कर लिया है, इसलिए इन दोनों का सरकार है और किसी का सरकार नहीं है। जब कई राजनीतिक दल, एक से ज्यादा राजनीतिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, उस सरकार को हम लोग क्या कहते हैं? कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ ऑपोजिशन। रोल ऑफ ऑपोजिशन सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट डज इट मीन। आई मीन ऑपोजिशन का मतलब क्या होता है? ऑपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष। जो सरकार में होता है उसको हम लोग बोलते हैं पक्ष, जो सरकार के खिलाफ में होता है उसको बोलते हैं विपक्ष। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में विपक्ष का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। विपक्ष जो है वो सरकार को सही रास्ता दिखाने का काम करती है। सरकार अगर ठीक से काम नहीं कर रही है, सरकार अगर लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रही है, सरकार अगर निरंकुश होते जा रही है, अगर सरकार जनता के लिए योजनाएं ठीक से नहीं बना रही है, आप कह सकते हैं ओवरऑल इफ गवर्नमेंट डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, ऐसे सिचुएशन में ऑपोजिशन का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए ऑपोजिशन का मजबूत होना, ऑपोजिशन का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हमारा कोई कॉम्पिटेंट नहीं होगा, हमारा कोई प्रतिपक्ष नहीं होगा, कोई हमारा विपक्ष नहीं होगा, तो फिर उस समय जो है हमें किसी का डर नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? मनमर्जी करने लगेंगे, मनमानी करने लगेंगे। और जब आप मनमानी करने लगते हैं तो फिर लोगों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम